डियर स्टूडेंट, माई सेल्फ मुजाहिद खान और आपका प्यारा सा चैनल आइडियल कोचिंग क्लासेस अकोला। प्यारे बच्चों, आज मैं फिजिकल केमिस्ट्री इस टॉपिक का एक न्यू चैप्टर लेकर आया हूँ, दैट इज़ थर्मोडायनेमिक्स। और हमारे स्टेट बोर्ड की बुक में इसका नेम है केमिकल थर्मोडायनेमिक्स एंड एनर्जेटिक्स। ये चैप्टर बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ साथ कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में हर साल इस टॉपिक पर, इस चैप्टर पर से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, चाहे वो नीट हो, JEE हो या फिर MHCET हो। ठीक है ना, तो ध्यान से देखिएगा। ये चैप्टर जो है टोटली अंडरस्टैंडिंग बेस है। अगर आपको इसका एग्जाम्पल मेथड समझ में आ गया और कुछ फॉर्मूले याद हो गए तो आप इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हर टॉपिक में समझाने से पहले आपके सामने एग्जाम्पल दूंगा और एग्जाम्पल देने के बाद में उस टॉपिक को मैं एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, तो ध्यान से देखिए थर्मोडायनेमिक्स में क्या क्या पढ़ना है हमारे को। देखिए थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, थर्म का मीनिंग होता है हीट। थर्म मीन्स हीट, और हीट क्या है? ये एनर्जी है। और डायनामिक मीन्स मोशन, हरकत। ठीक है, हीट क्या है? ये एनर्जी है। ठीक है, और एनर्जी किसको बोलेंगे हम? द कैपेसिटी टू डू वर्क, काम करने की कैपेसिटी को हम एनर्जी कहते हैं, है ना। देखिए आप ध्यान से, द कैपेसिटी टू डू वर्क कॉल्ड एज एनर्जी। ठीक है ना। अब यहाँ पर थर्म बोलो तो हीट है, और हीट क्या है? ये एनर्जी है। और डायनेमिक बोल तो मोशन। ठीक है, तो यहाँ पर इसका मीनिंग ये हो रहा है क्या? हम एनर्जी के वेरियस फॉर्म का स्टडी करेंगे और डायनेमिक उसकी हरकत रहेगी, मीन्स रिलेशनशिप बिटवीन देम ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। ध्यान से देखिएगा, क्या मतलब इसके टॉपिक पर से मैं आपको इसका डेफिनेशन समझाने की कोशिश कर रहा। थर्म मीन्स हीट और डायनेमिक मीन्स मोशन, तो यहाँ पर हीट का मोशन होगा। अब हीट का मोशन कैसा होगा कि केमिकल एनर्जी का कन्वर्जन इलेक्ट्रिकल एनर्जी में हो सकता है, साउंड एनर्जी, बराबर, वाइंड एनर्जी, है ना। उसके बाद में एनर्जी के बहुत सारे फॉर्म, हीट एनर्जी, ठीक है ना, रेडिएशन एटसेट्रा। तो ध्यान से देखिएगा, थर्मोडायनेमिक मीन्स इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। ध्यान से देखिए, इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का एक ब्रांच है, या फिर इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, या फिर इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस which deal study of या फिर which deal different form of energy, बोल सकते हैं हम, which deal different form of energy and relationship between them, इसके बीच में रिलेशनशिप ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, है ना, आर कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। देखिए आप यहाँ से, क्या थर्मोडायनेमिक इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिकल साइंस या फिजिकल केमिस्ट्री, ठीक है ना, विच डील डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहां पर हम स्टडी करेंगे एनर्जी के अलग अलग फॉर्म। अब वेरियस फॉर्म ऑफ एनर्जी क्या क्या है बताइए आप? हीट है, बराबर है ना, उसके बाद में रेडिएशन है, ठीक है ना, साउंड है, साउंड एनर्जी सुना आपने, है ना, वाइंड एनर्जी, सोलार एनर्जी, है ना, उसके बाद में लाइट एनर्जी
एटसेट्रा। तो ये हो गए एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस आर कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे, थर्मोडायनेमिक्स। बराबर है ना, ध्यान से देखिए आप, थर्मोडायनेमिक इट इज अ ब्रांच ऑफ फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल साइंस है ना, या फिर साइंस विच डील डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी, जहां पर हम स्टडी करेंगे एनर्जी के डिफरेंट फॉर्म का एंड रिलेशनशिप बिटवीन देम ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस। बराबर है, और जहां पर रिलेशनशिप रहेगा किसके बीच में, एनर्जी के बीच में, है ना, कब, ड्यूरिंग फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेसेस, चाहे तो फिजिकल रिएक्शन होता है या फिर केमिकल रिएक्शन होता है, उस बीच जो एनर्जी का रिलेशनशिप रहेगा दैट इज कॉल्ड एज थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, अब देखिए इस चैप्टर में हमारे को पढ़ना क्या क्या, पहले मैं आपको इसका सिनॉप्सिस और समरी समझा देता। ये नोट किया क्या आपने, कभी डेफिनेशन बताना था इसलिए एक्सप्लेन किया मैंने। ध्यान से देखिए इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है हमारे को, इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट बता रहा हूं आपको, कौन कौन से टॉपिक हमारे को और कौन कौन से पॉइंट्स को कवर करना है। ठीक है, चलिए देखिए इसके बाद में पढ़ेंगे हम क्या, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोडायनेमिक्स की मर्यादा, खामियां, लिमिटेशन क्या है। ठीक है ना, तो लिमिटेशन में आपको डिटेल समझाऊंगा इसकी लिमिटेशन क्या है। सेकंड पॉइंट ये रहेगा कि टाइप्स ऑफ सिस्टम, सिस्टम के कितने टाइप्स है, ओपन, क्लोज और आइसोलेटेड, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम। ठीक है ना, उसके बाद में है प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक, प्रॉपर्टीज ऑफ थर्मोडायनेमिक या फिर प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम। दो प्रॉपर्टीज है इसके, एक है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जिस पर अच्छे क्वेश्चन आते हैं, एक है इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ध्यान से देखिए आप, एक्सटेंसिव और इंटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड रहती है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी अमाउंट ऑफ मैटर पर डिपेंड नहीं रहती। मैं डिटेल एक्सप्लेन करने वाला हूँ इसको। ठीक है ना, इसके बाद में है प्रोसेस। अब प्रोसेस कौन कौन से हैं, आइसोथर्मल, कौन से, आइसोथर्मल जहां पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, एडियाबैटिक, एडियाबैटिक जहां पर हीट कांस्टेंट रहेगी, है ना, आइसोबैरिक, जनरली इसको बारीक पढ़ते हैं क्योंकि प्रेशर पीरियड बार है, आइसोबैरिक प्रोसेस। ठीक है ना, जहां पर प्रेशर में कोई चेंजेस नहीं होगा, आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं होगा, है ना, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल प्रोसेस ये। फिर इसके बाद में हम पढ़ेंगे प्रेशर, वॉल्यूम एंड वर्क। तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, इसको हम प्रूफ करेंगे। कब आएगा W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा वी, मतलब यहाँ पर वर्क डन नेगेटिव कब रहेगा, पॉजिटिव कब रहेगा, ये एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है ना, इसके बाद में है W मैक्स, मैक्सिमम वर्क, W मैक्स इज इक्वल टू माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 V2 अपॉन V1। एक तो ये यूज कर सकते हैं हम, या फिर W मैक्स इज इक्वल टू प्रेशर के लिए क्या रहेगा, माइनस 2.303 nRT लॉग बेस 10 P1 अपॉन P2। ये हम डिटेल पढ़ेंगे, है ना, इसका डेरिवेशन, हर पॉइंट मैं कवर करने की कोशिश करूंगा। ठीक है, इसके बाद में यूनिट ऑफ वर्क एंड एनर्जी, उसका यूनिट है ना, बाद मतलब छोटे छोटे पॉइंट जिसको हम स्किप कर दिए अभी। फिर इसके बाद में पढ़ेंगे फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट है ना, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक, है ना, एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म, है ना, पढ़ो आपने 8, 9, 10 में। तो इसका मेन फॉर्मूला है इंटरनल एनर्जी डेल्टा U इज इक्वल टू Q प्लस W। U क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी, डेल्टा U है चेंज इन इंटरनल एनर्जी, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। उसके बाद में एंथैल्पी जो हम डिटेल पढ़ने वाले हैं, इसका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू U प्लस PV। H रहेंगे इसमें एंथैल्पी, U रहेंगे इंटरनल एनर्जी, है ना, P प्रेशर, V वॉल्यूम। चेंज इन इंटरनल एनर्जी डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस P डेल्टा V, ये पढ़ लेंगे हम, बराबर ना। उसके बाद में रिलेशनशिप बिटवीन डेल्टा H एंड डेल्टा U, डेल्टा H एंड डेल्टा U, डेल्टा H एंड डेल्टा U फॉर केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो फॉर गैस, गैस के लिए पढ़ना है हमारे को डेल्टा H इज इक्वल टू डेल्टा U प्लस RT डेल्टा N, ये प्रूफ करेंगे हम।
वर्क डन फॉर केमिकल रिएक्शन W इज इक्वल टू माइनस आर टी डेल्टा एम, ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। फिर हम पढ़ेंगे, देखिए फर्स्ट लॉ बताया मैंने आपको, सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना, एटसेट्रा। तो सेकंड लॉ क्या है, द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस फ्लो ऑफ हीट इज ऑलवेज यूनिडायरेक्शनल फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर, है ना। तो ये पूरे जो टॉपिक है ह्यूमन एक्सपेरिमेंट पर डिपेंड है। किसी भी क्रिस्टलाइन सॉलिड का एंट्रोपी जीरो रहता है, जीरो टेम्परेचर पर, है ना, दैट इज थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद में फिर गिब्स एनर्जी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ध्यान से देखिए, गिब्स एनर्जी, इसको रिप्रेजेंट करते हैं जी से, G इज इक्वल टू H माइनस TS, और चेंज इन गिब्स एनर्जी, सो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, ये पढ़ने वाले हैं, है ना। और उसके बाद में टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम, सो T इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा S, इस पर न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं, ठीक है। इसके बाद में फिर इसी से रिलेटेड रहेगा क्या, डेल्टा G एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, सो डेल्टा G इज इक्वल टू डेल्टा G नॉट प्लस RT LN Q, या फिर K, अगर ये जीरो रहा तो डेल्टा G इज इक्वल टू, है ना, लॉग बेस 10 लेंगे, टेकिंग लॉग बेस 10, है ना, इफ डेल्टा G इज इक्वल टू जीरो, इक्विलिब्रियम पर ये जीरो रहेगा, डेल्टा G नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT, है ना, लॉग बेस 10 Q या फिर K, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट वाले पॉइंट्स बता रहा हूं आपको। फिर एंट्रोपी क्या रहेगा, एंट्रोपी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल S से, और S इज इक्वल टू Q अपॉन T, बराबर है। तो इसका यूनिट क्या रहेगा, जूल पर केल्विन, हाँ सर, क्योंकि ये है हीट, यूनिट क्या है जूल, और टेम्परेचर का SI यूनिट केल्विन, तो पर था तो जूल पर केल्विन, ठीक है ना, एंट्रोपी। उसके बाद में है स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, जिसको हम SME बताते, मैं यहाँ लिख लेता हूँ इसको, SME स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी इज इक्वल टू, है ना, सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ प्रोडक्ट माइनस सम ऑफ एंट्रोपी ऑफ रिएक्टेंट, बस प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट आपको याद रखना है, ये आपको डिटेल पढ़ना है, स्टैंडर्ड मोलर एंट्रोपी, ठीक है ना। पहले आप इसका सिनॉप्सिस और समरी नोट कर लो, मैं थोड़ा स्पीड में बता रहा इसको क्योंकि टाइम कम है, अब पोर्शन बहुत ज़्यादा है, जल्दी कवर करना है इसको। नोट किया आपने, हाँ देखिए, जो टॉपिक पढ़ना है वो एक एक पॉइंट्स, या पहले समरी सिनॉप्सिस नोट कर लेना, याद करना इसको। देखिए इसके बाद में है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल c से, स्मॉल c इज इक्वल टू Q अपॉन m इंटू डेल्टा T, और मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इज इक्वल टू, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो CV इज इक्वल टू Q, है ना, इसके साथ में वॉल्यूम अपॉन मोलार बोला तो नंबर ऑफ मोल्स यूज करेंगे, n इंटू डेल्टा T, है ना, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, और कांस्टेंट प्रेशर पर क्या रहेगा, CP इज इक्वल टू QP अपॉन, है ना, n इंटू डेल्टा T। ये टॉपिक हमारे को पढ़ना है ना, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये पढ़ लिया हमने, ठीक है। इसके बाद में देखिए एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, चाहे तो वो कंबस्शन हो या फिर फॉर्मेशन हो। फॉर्मूला देखिए, डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। कंबस्शन रहा तो C लगा देंगे यहाँ पर, और फॉर्मेशन रहा तो F लगा देंगे, बराबर ना। ये फॉर्मूला याद रखना है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। बॉन्ड एनर्जी वाला फॉर्मूला देखिए आप, बॉन्ड एनर्जी और बॉन्ड एंथैल्पी इज इक्वल टू, दैट इज डेल्टा H इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट बॉन्ड, रिएक्टेंट बॉन्ड माइनस प्रोडक्ट बॉन्ड। इसका हम डिटेल स्टडी करेंगे, ठीक है। इसका फॉर्मूला कैसे डिराइव हुआ, क्या इसका रीजन है, ये पॉइंट्स, ठीक है ना। इसके बाद में हम पढ़ेंगे हेसेस लॉ, ये नोट किए कि आपने पहले नोट करके रखो आपके पास क्या क्या पढ़ना है, मैं आपको शॉर्ट में बता रहा हूँ, इससे बहुत ज़्यादा हम डिटेल पढ़ेंगे।
लेकिन देखिए ज़्यादातर नीट में क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, एक तो W इज इक्वल टू माइनस पी डेल्टा भी हर साल नीट में क्वेश्चन आ रहा है वहाँ से, ठीक है। और यहाँ से T इज इक्वल टू डेल्टा H अपॉन डेल्टा एस, हम इसका डेरिवेशन पढ़ेंगे, है ना, टेम्परेचर एंड इक्विलिब्रियम पर। और डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस 2.303 RT लॉग बेस 10 K या फिर Q। एंट्रोपी क्या है, यह है Q अपॉन, है ना, T। चेंज इन एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी कब पॉजिटिव रहेगा, एंट्रोपी कब नेगेटिव रहेगा, ठीक है ना, ये पॉइंट। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं, ठीक है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस मतलब एंट्रोपी चेंज ये पॉजिटिव रहता, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा एस ये नेगेटिव रहता। कब रहेगा, क्या कंडीशन रहेंगी, एक एक पॉइंट हम डिटेल पढ़ेंगे, ठीक है ना। ये नोट किया आपने, नोट कर लो, फॉर्मूले भी तो याद कर लो भैया, ठीक है ना। चलिए देखिए, अच्छा बड़ा चैप्टर है ये। इसके बाद में पढ़ेंगे हम हेसियस लॉ। हेसियस लॉ क्या रहता है, अगर कोई कौन सा भी केमिकल रिएक्शन एक या एक से ज़्यादा स्टेप में कंप्लीट होता है, वन और मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है, तो उसका एब्जॉर्ब और रिलीज हीट वो रिमेन कांस्टेंट रहेगा, है ना, दैट इज हेसियस लॉ। विद एग्जांपल हम इसको प्रूफ करेंगे। मान लीजिए आप ए का कन्वर्जन डी में हो गया, तो स्टेप बाय स्टेप ए इज कन्वर्टेड इनटू बी, B is converted into C and C is converted into D। तो जितना एनर्जी इस तीन स्टेप के लिए लग रहा उतना ही एनर्जी इस स्टेप के मतलब इस रिएक्शन के लिए लगेगा। इसका मीनिंग क्या हो रहा है कि अगर कोई केमिकल रिएक्शन एक स्टेप या मल्टीपल स्टेप में कंप्लीट होता है तो उसका एब्जॉर्ब और रिलीज हीट रिमेन कांस्टेंट रहता। ये मैं आपको विद एग्जांपल पूरा प्रूफ करवा के दूंगा, ठीक है। इसके बाद देखिए आप एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज क्या है, एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज। अब एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज में नंबर 1 है एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन। एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन मतलब यहाँ पर फेज में चेंजेस आएगा, तो इसकी भी 3 टाइप्स है। देखिए एंथैल्पी ऑफ फिजिकल चेंज 2 है। फर्स्ट है इसमें एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, इसमें ए है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, क्या सॉलिड का कन्वर्जन लिक्विड में होगा एट कांस्टेंट टेम्परेचर और प्रेशर, और उसके लिए जो एनर्जी लगेगी उसको बोलेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। बी है, इसको रिप्रेजेंट करेंगे डेल्टा, है ना, HFUS फ्यूजन, ठीक है। सेकंड है इसमें एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन, क्या लिक्विड का कन्वर्जन गैस में होगा, डेल्टा VAPH ऐसे लिखना थोड़ा ये बेटर रहेगा, ठीक है ना। और सी है इसमें एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन डेल्टा सब्लिमेशन H इज, है ना, ये। फिर सेकंड वाला है एंथैल्पी ऑफ, ठीक है, पहला क्या था एंथैल्पी ऑफ फेज ट्रांजिशन, सेकंड है एंथैल्पी ऑफ एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज, एटॉमिक और मॉलिक्यूलर चेंज। तो यहाँ पर एटम और मॉलिक्यूलर में चेंजेस आएगा। नंबर 1 है इसमें एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा आयन H से। सेकंड है इसमें एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, एटम तैयार होंगे मॉलिक्यूल से, डेल्टा एटम H। थर्ड वाला है इसमें एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन, जिसमें पढ़ेंगे हम सॉल्यूट सॉल्यूट इंटरेक्शन, सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट इंटरेक्शन, 3 इंटरेक्शन पढ़ेंगे। और इसी में पढ़ेंगे हम क्रिस्टल लैटिस एनर्जी क्या है, ठीक है। तो एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा सॉल्यूशन H इज इक्वल टू, है ना, इसका फॉर्मूला है क्रिस्टल लैटिस एनर्जी प्लस एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, ठीक है ना, ये फॉर्मूला। और सब्लिमेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन इज इक्वल टू द एंथैल्पी ऑफ वेपराइजेशन प्लस, है ना, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, ये पढ़ेंगे हम, ठीक है ना। और लास्ट वाला है इसमें एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन, ठीक है ना।
ये पॉइंट्स जैसे मैं यहाँ पर बताया आपको कि स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलार स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ठीक है ना। तो इसमें गामा निकालना पड़ेगा आपको, गामा इज इक्वल टू Cp अपॉन Cv, है ना। तो गामा एक मोनोएटॉमिक के लिए कितना रहेगा, गामा डायटोमिक के लिए कितना रहेगा, ठीक है ना, और गामा पॉलीएटॉमिक के लिए कितना रहेगा। तो मोनोएटॉमिक के लिए है 1.66, इसके लिए है 1.40 और इसके लिए 1.33। मतलब गैस का अगर एटोमिसिटी बढ़ेगा तो उसका गामा जो है वो डिक्रीज होता, दैट है ना। इसको हम प्रूफ करेंगे आगे। देखिए मैंने बहुत स्पीड से बता दिया आपको कि हमारे को पढ़ना क्या क्या है, ठीक है। अब इसमें के जो छोटे मोटे पॉइंट्स बाकी रह गए, है ना। कंसेप्ट ऑफ मैक्सिमम वर्क, मैक्सिमम वर्क का कंसेप्ट क्या है ना। कब मैक्सिमम वर्क ऑब्टेन होगा ये हम एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इसको पॉज करके नोट कर लीजिए। अब डालिए हेडिंग आप लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। क्या डालेंगे हेडिंग, लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। चलिए देखिए लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब यहां से हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट होता है। क्या थर्मोडायनेमिक के लिमिटेशन क्या है, ध्यान से देखिएगा। क्या मान लीजिए यहां हमने रिएक्टेंट यूज किया, इसका कन्वर्जन प्रोडक्ट में होगा, ठीक है ना। या फिर दूसरे एग्जाम्पल थ्रू समझाता। देखिए मान लीजिए ए रिएक्टेंट है और ए रिएक्टेंट का कन्वर्जन हो रहा है प्रोडक्ट बी में, बराबर है। तो ये हो गया इसका इनिशियल स्टेट रिएक्शन का, और ये कौन सा होगा, फाइनल स्टेट, बराबर है ना। तो थर्मोडायनेमिक्स ने क्या एक्सप्लेन किया, सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट कि हमने रिएक्टेंट लिए और रिएक्टेंट का कन्वर्जन प्रोडक्ट में हो गया, ठीक है। कैसे हुआ, दैट इज कॉल्ड एज मैकेनिज्म, बराबर है। या फिर पाथ के यहाँ पर रिएक्टेंट का जो कन्वर्जन हुआ प्रोडक्ट में कैसा हुआ, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा क्या थर्मोडायनेमिक एक्सप्लेन है ना, मींस दैट इज इट एक्सप्लेन ओनली इनिशियल एंड फाइनल स्टेट ऑफ रिएक्शन, but not explain with path, that is mechanism। मतलब पहला लिमिटेशन ये है इसका कि थर्मोडायनेमिक ने रिएक्शन की सिर्फ इनिशियल और फाइनल स्टेट का ही एक्सप्लेनेशन दिया कि हमने ये रिएक्टेंट लिए और रिएक्टेंट का कन्वर्जन डायरेक्ट इसमें हो गया प्रोडक्ट में। कैसे हुआ, ठीक है, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया। कैसे हुआ मींस इसका पाथ का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, पाथ का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया मतलब इसका मैकेनिज्म एक्सप्लेन नहीं किया। तो सो वी कैन से दैट इन शॉर्ट thermodynamic explain only initial and final state of reaction but not explain the mechanism of reaction। मतलब इसने रिएक्शन की मैकेनिज्म का एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये है कि देखिए ये रिएक्शन फास्ट हो रहा है या स्लो हो रहा है, इसका भी एक्सप्लेनेशन नहीं दिया, है ना। मतलब इसके थ्रू आपको निकाल सकते हैं क्या, ये सिर्फ ये बताया कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है ना। इट प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी बट नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन। इट प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी बोले तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, मतलब जो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होते हैं, जैसा नदी का पानी एक ही डायरेक्शन में बहता, दैट इज कॉल्ड एज स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। तो इसलिए बताया कि इट प्रेडिक्ट स्पॉन्टेनिटी बट नॉट रेट ऑफ रिएक्शन। इसने रिएक्शन की गति मतलब रिएक्शन की स्पीड, रिएक्शन की रफ्तार, इसका एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि कौन सा रिएक्शन फास्ट होगा, कौन सा रिएक्शन स्लो होगा। सुना होगा आपने केमिस्ट्री में भी कि बहुत सारे केमिकल रिएक्शन फास्ट होते हैं और बहुत सारे केमिकल रिएक्शन स्लो होते हैं। तो कौन से रिएक्शन फास्ट हो गए और कौन से रिएक्शन स्लो हो गए, थर्मोडायनेमिक ने इसको एक्सप्लेन नहीं किया। भले इसने बताया कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है, ये मानते हैं, इट प्रेडिक्ट द स्पॉन्टेनिटी बट नॉट एक्सप्लेन द रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है ना। थर्ड पॉइंट ये है कि इट एक्सप्लेन
माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी। ठीक है, इसने सिर्फ माइक्रोस्कोपिक क्वांटिटी का ही मतलब लार्ज वाले मॉलिक्यूल, लार्ज बड़े मॉलिक्यूल या फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का ही इसने एक्सप्लेनेशन दिया। मान लीजिए क्या यहाँ पर अगर आप इंडिविजुअल एटम का स्टडी करना चाहे, इट है ना, कैन नॉट एक्सप्लेन, इट कैन नॉट एक्सप्लेन इंडिविजुअल एटम और मॉलिक्यूल, है ना। मतलब थर्मोडायनेमिक्स ने क्या किया कि यहाँ पर नंबर ऑफ एटम का इसने एक्सप्लेनेशन दिया, लेकिन अगर हम इंडिविजुअल एटम का स्टडी करना चाहे तो उसका एक्सप्लेनेशन थर्मोडायनेमिक्स ने नहीं दिया। या फिर इंडिविजुअल मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का, बहुत ज़्यादा मॉलिक्यूल है, लार्ज मॉलिक्यूल अगर प्रेजेंट है तो उसका हम स्टडी कर सकते हैं, बट इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का इसने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि इंडिविजुअल मॉलिक्यूल का स्टडी कैसे करेंगे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया आपको? तो ये थे लिमिटेशन ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। इसको आप पॉज करके नोट कर कीजिए। इसके बाद में एडिट आ गया सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। यहां से हमारा मेन पोर्शन स्टार्ट होता है। क्या क्या बोला मैंने आपको? सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। अब इसको मैं डिटेल एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा, जहां से आपको बहुत मजा आएगा। क्या रियली सिस्टम क्या है, सराउंडिंग क्या है, बाउंड्री क्या है, इनका डेफिनेशन क्या रहेगा, इसको हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे, ओपन सिस्टम क्या है, क्लोज सिस्टम क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम क्या है। ठीक है ना। चलिए देखिए, एकदम सिंपल लैंग्वेज में मैं इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं। चलिए देखिए, नंबर 1 इसमें सिस्टम, फिर सराउंडिंग और फिर बाउंड्री। ये बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो गया बोर्ड, इसकी वजह से कर। चलिए देखिए, हाँ, सिस्टम, ठीक है ना, सराउंडिंग और बाउंड्री। सिस्टम, सराउंडिंग और बाउंड्री। ध्यान से देखिए, आप एक एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्या मान लीजिए यहां पर हमने एक कप लिए, ठीक है, और इसको मान लीजिए आप यूनिवर्स। क्या मानेंगे इसको आप? यूनिवर्स। ठीक है ना। अब इसके अंदर प्रेजेंट है, ऐसा मान लीजिए आपके हॉट टी, गर्म चाय प्रेजेंट है इसमें, हॉट टी या फिर टी प्रेजेंट है। ठीक है ना। इसके जो अंदर का पूरा पोर्शन है, इसको बताएंगे हम सिस्टम। क्या बोलेंगे इसको? सिस्टम। इसके अराउंड में जो दिख रहा आपको इधर कप के बाहर, दैट इज कॉल्ड एज सराउंडिंग। और दोनों को जो सेपरेट कर रहा है ये, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री। क्या बोलेंगे? बाउंड्री। तो ध्यान से देखिए आप, क्या सिस्टम किसको बोलेंगे हम? क्या यूनिवर्स का वो पार्ट जिसमें थर्मोडायनेमिक की स्टडी की जाती है। किसकी? थर्मोडायनेमिक। और थर्मोडायनेमिक क्या है? हीट, बराबर ना। हीट और उसका रिलेशनशिप, एनर्जी एंड इट्स रिलेशनशिप। तो अगर आप इसका स्टडी करेंगे, किसका? हीट का, थर्मोडायनेमिक का, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टम। तो ध्यान से देखिए, इसका डेफिनेशन क्या है? अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, है ना, इन विच स्टडी ऑफ थर्मोडायनेमिक। एक एक पॉइंट में आपको लिखा के भी दे रहा, आपको समझ में भी आना चाहिए। कॉल्ड एज सिस्टम। यूनिवर्स का वो पोर्शन जहां पर थर्मोडायनेमिक का हम स्टडी करते हैं, उसे हम सिस्टम कहते हैं। क्या बोलेंगे? सिस्टम, बराबर है। अब इसके अलावा जो पोर्शन बच रहा है बाहर का, दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री।
सॉरी सराउंडिंग, और इसको जो सेपरेट कर रहा दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री, है ना। मीन्स ये भी एक यूनिवर्स का ही पोर्शन है, अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स, सही है ना, अ पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, अदर देन सिस्टम कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे इसको, सराउंडिंग। सो वी कैन रिटर्न एज यूनिवर्स इज इक्वल टू, यूनिवर्स इज इक्वल टू सिस्टम प्लस सराउंडिंग। ये आपको समझ में आ गया होगा, यूनिवर्स है ना, सिस्टम प्लस सराउंडिंग, दोनों का सम कर लिया हमने, दैट इज कॉल्ड एज यूनिवर्स। सिस्टम निकालना रहा आपको, क्या करेंगे कि यूनिवर्स माइनस सराउंडिंग, यूनिवर्स में से सराउंडिंग निकाल लेंगे, क्या बचा, सिर्फ सिस्टम बचा, मैथमेटिकल प्रूफ। और अगर आपको सराउंडिंग निकालना था तो सराउंडिंग इज इक्वल टू यूनिवर्स माइनस सिस्टम, क्या बच रहा, सराउंडिंग। समझ में आ गया यहाँ तक की। अब देखिए दोनों को जो सेपरेट कर रहा है दैट इज कॉल्ड एज बाउंड्री। तो द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड एज बाउंड्री, बराबर है ना। द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन, the surface of separation between system and surrounding, system and surrounding called as boundary, बराबर है। इसको क्या बता देगा सर, इसको बता देंगे हम बाउंड्री, ठीक है ना। अब ध्यान से देखिए आप, बाउंड्री जो है यहाँ पर कौन कौन सी हो सकती है, ये जो बाउंड्री है रियल है, और ये ऊपर भी बाउंड्री है ना, बाउंड्री दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री। सो बाउंड्री में भी क्या क्या रह सकता है बाउंड्री, सर बाउंड्री में भी रियल, बाउंड्री में भी इमेजिनरी, जहाँ पर आपको इमेजिन करना पड़ेगा कि ये भी बाउंड्री है। तो रियल कौन से आ गई इसमें, ये साइड के लेयर जो दिख रही है आपको कप की, दैट इज रियल बाउंड्री, और ऊपर जो दिख रही है आपको दैट इज इमेजिनरी बाउंड्री, ठीक है ना। इसके बाद में बाउंड्री में भी कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, क्या क्या रह सकता है बताइए, बाउंड्री रह सकती है कंडक्टिंग और इंसुलेटिंग, है ना। इंसुलेटिंग जिसको बता देंगे हम एडियाबैटिक, एडियाबैटिक जहां पर हीट जीरो रहेगा, देयर इज नो चेंज इन हीट, है ना। और इसको बता सकते हैं हम डायाथर्मल या फिर डायाथर्मिक, ठीक है ना, जहां पर हीट फ्लो हो सकती है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर। और बाउंड्री कौन सी हो सकती है सर, इसमें बाउंड्री जो है, ठीक है ना, बाउंड्री में भी, ठीक है ना, देखिए यहाँ रियल बता दें आपको, बाउंड्री हो सकता है यहाँ पर रिजिड, ये रिजिड यूज किए हमने, या फिर फ्लेक्सिबल, बाउंड्री में भी रिजिड और फ्लेक्सिबल। तो बाउंड्री आपको समझ में आ गया हम पक्का, ठीक है ना। सिस्टम समझ गया, जिसमें काय का स्टडी करेंगे सर, इसमें स्टडी करेंगे थर्मोडायनेमिक का। सराउंडिंग क्या रहेगा, पोर्शन ऑफ यूनिवर्स अदर देन सिस्टम, सिस्टम छोड़ करके जो रिमेन पोर्शन बचा हुआ उसे हम सराउंडिंग कहते हैं। बाउंड्री किसको बोलेंगे, द सरफेस ऑफ सेपरेशन बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग कॉल्ड एज बाउंड्री। अब देखिए सिस्टम के टाइप्स हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम। तो नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ सिस्टम, ध्यान से देखिएगा। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ सिस्टम, इसमें नंबर 1 ए है ओपन सिस्टम, नंबर 1 है ओपन सिस्टम, ठीक है ना। सेकंड वाला है इसमें क्लोज सिस्टम, यहाँ लिखते हैं बी है क्लोज्ड सिस्टम, और सी है आइसोलेटेड सिस्टम, क्या है, आइसोलेटेड सिस्टम। ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। अब ध्यान से देखिए आप, इसका डेफिनेशन क्या है, कैसा बनेगा डेफिनेशन। मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक कप यूज किया, पूरा लाइव एग्जांपल है, और यहाँ पर इसमें हमने यूज किए हैं हॉट टी इन कप। क्या यूज किया बताइए, हॉट टी इन कप,
ठीक है। देखिए इसमें क्या होगा, अगर हम गर्म चाय को कप में लेंगे तो एनर्जी जो है ये हीट के फॉर्म में बाहर आ जाएगी। क्या बाहर आ रही? एनर्जी। और चाय जो है गर्म से ठंडी हो रही, मतलब चेंजेस किस में आ रहा है यहाँ पर? एनर्जी में भी आ रहा और मैटर में भी आ रहा। चाय में जितना अमाउंट था उसका अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा ना, ठीक है। अब इसके बाहर का पोर्शन में जस्ट आपको बताया, इसको क्या बताया हमने? सराउंडिंग। ये क्या था? सिस्टम, बराबर है ना। तो ध्यान से देखिए आप कि ऐसा सिस्टम जिसमें एनर्जी और मैटर, किसका किसका? एनर्जी और मैटर का सराउंडिंग के साथ एक्सचेंज हो, उसे हम ओपन सिस्टम कहते हैं। समझ में आया क्या आपको? कि अगर हमने गर्म चाय को, है ना, एक ओपन कप में ले लिया, सिंपल सी बात है कि चाय जो है धीरे धीरे ठंडी हो जाएगी, मीन्स उसमें से हीट जो है बाहर आ जाएगी। हीट बाहर आ रही मतलब किसका एक्सचेंज होना? किसका एक्सचेंज हो रहा? एनर्जी का हो रहा। किसके साथ में हो रहा? सराउंडिंग के साथ में हो रहा, बराबर है ना। और चाय का जो अमाउंट था वो चाय का अमाउंट धीरे धीरे कम हो रहा मतलब किसका एक्सचेंज हो रहा? मैटर का हो रहा। किसके साथ में? बताइए आप, किसके साथ में? सराउंडिंग के साथ, ठीक है। तो ध्यान से देखिए आप, a system that can exchange, है ना, a system that can exchange both एनर्जी एंड मैटर। किसका एक्सचेंज कर रहा है ये? एनर्जी एंड मैटर। हाँ सर, विथ इट्स सराउंडिंग कॉल्ड एज ओपन सिस्टम। मतलब यहाँ पर एक्सचेंज किसका हो रहा है? एनर्जी का भी हो रहा है सर और मैटर का भी हो रहा है। एनर्जी समझ गए आपके, हीट के फॉर्म में धीरे धीरे बाहर आ रही, ओपन मतलब ओपन कप में अगर रखेंगे तो, है ना, हॉट टी इन ओपन कप। और किसका एक्सचेंज हो रहा? मैटर का। किसके साथ में? विथ इट्स सराउंडिंग, ठीक है ना। और इसकी एग्जांपल हो सकती है ह्यूमन बीइंग, हमारा जो बॉडी है, ह्यूमन बॉडी, है ना। ये भी देखिए यहाँ पर भी एनर्जी का एक्सचेंज, एनर्जी और मैटर में एक्सचेंज होता। कभी वेट हमारा कम होता, कभी ज़्यादा होता, है ना, हम छोटे से बड़े हो गए, मतलब यहाँ पर किस में चेंजेस आया? मैटर में चेंजेस आया, और उसी के साथ साथ एनर्जी में भी, बराबर ना, विथ इट्स सराउंडिंग। तो ह्यूमन बीइंग, ह्यूमन बॉडी आ जाएगी इसकी एग्जाम्पल, है ना। एनिमल्स आएंगे, हाँ सर, है ना। प्लांट आएंगे बिल्कुल, एटसेट्रा। मतलब लिविंग थिंग जो है ये ओपन सिस्टम में आ जाएगा, ठीक है। अब क्लोज्ड सिस्टम समझ लीजिए आप, क्या यही एग्जांपल, क्या हॉट टी इन कप कवर्ड विद सॉसर। थोड़ा सोच के बताना आंसर। मैं छोटा सा कप ड्रॉ करता हूँ, डायग्राम से हंसने का नहीं। देखिए क्या मैंने यहाँ पर यूज किया, हॉट टी इन कप, हॉट टी इन, है ना। यहाँ पर हम ओपन लिखिए, थोड़ा बेस लेंगे, हॉट टी इन ओपन कप। यहाँ पर हॉट टी इन कप कवर्ड विथ सॉसर, कवर्ड विथ बशी, बशी बोलते ना मराठी हो सर, कवर्ड विथ सॉसर। तो मान लीजिए यहाँ पर मैंने एक सॉसर यूज किया, है ना, हॉट टी इन कप कवर्ड विथ सॉसर। तो इसमें क्या होगा? क्या एनर्जी का तो एक्सचेंज होगा, है ना, एनर्जी बाहर आएगी, है ना। क्यों? क्योंकि अच्छा एनर्जी कब बाहर आएगी? जब यहाँ पर हम ये यूज करेंगे कंडक्टिंग बॉन्डिंग। कौन से वाला? कंडक्टिंग बॉन्डिंग यूज करेंगे, ठीक है ना। यहाँ पर भी हमने कौन सा यूज किए थे सर? यहाँ पर यूज किए थे हमने कंडक्टिंग, है ना, दैट इज बॉन्डिंग, ठीक है। मान लीजिए मैंने यहाँ पर कंडक्टिंग बॉन्डिंग यूज किया, तो इसमें क्या होगा? क्या एनर्जी बाहर आ रही, लेकिन मैटर में कोई एक्सचेंज नहीं हो रहा। हॉट टी इन कप कवर्ड विथ सॉसर, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने गर्म चाय को काय में लिया, कप में लिया, है ना, और उसको कवर करके रखा मैंने किसे? सॉसर से, है ना। अब मान लीजिए यहाँ पर कप जो है ये कंडक्टिंग है, कि यहाँ पर हीट जो है फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू द लोअर टेम्परेचर फ्लो होगी, ठीक है। लेकिन यहाँ पर मैटर में कोई चेंजेस नहीं हो रहा, ठीक है। मतलब एक्सचेंज किसका हो रहा है इसमें? ओनली एंड ओनली एनर्जी। तो ध्यान से देखिए आप, a system that can exchange, है ना, that can exchange only energy but not matter, ठीक है ना, with its किससे? सराउंडिंग, है ना,
कॉल्ड एज, क्या बोलेंगे हम इसको, कॉल्ड एज क्लोज्ड सिस्टम। यहाँ तक के समझ में आएगा आपको। तो मैंने यहाँ पर कौन सा यूज किया था, कंटेनर मतलब बाउंड्री कंडक्टिंग यूज किया था। मान लीजिए अगर मैं यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग यूज करता, इंसुलेटिंग, ध्यान से देखिए आप, ये नोट कीजिए, देखिए अगर मैं यहाँ पर नॉन कंडक्टिंग भी यूज करता था तो भी ये क्लोज सिस्टम के एग्जांपल कैसे आएगी, देखिए। मान लीजिए मैंने एक कंटेनर यूज किया और इसमें हमने गैस फिल्ड करके रखी है ना, और इसको यहाँ से कवर करके रखिए। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर क्या एक पिस्टन यूज किया, क्या बोलेंगे आप इसको सर, पिस्टन, बराबर। पिस्टन से, ठीक है, इसको हम कॉम्प्रेस कर रहे हैं तो सिंपल सी बात है कि गैसेस मॉलिक्यूल मतलब गैस का वॉल्यूम इतना तो इतना ही रहने वाला है ना। क्या हुआ, क्या थोड़ी देर बाद हमने पिस्टन को यहाँ से धीरे धीरे हटा दिए, मतलब पिस्टन का जो प्रेशर था कम कर दिए, तो गैसेस मॉलिक्यूल जो है ये ऊपर जाएंगे, मान लीजिए यहाँ तक के डाइवर्ट हो रहे, बराबर है ना। अगर यहाँ पर देखिए इस कंटेनर का प्रेशर बढ़ गया तो यहाँ तक ये ऊपर इंक्रीज हो गई, ठीक है ना। लेकिन इसमें क्या होगा, क्या गैसियस मॉलिक्यूल की जो संख्या है ना, भले ही स्प्रेड हो रहे लेकिन जितना अमाउंट है मैटर का उसमें कोई एक्सचेंज नहीं आ रहा, बराबर। देखिए द सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी बट नॉट मैटर, तो गैसियस मॉलिक्यूल जितने हैं वो उतने रह रहे हैं एज इट इज, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एनर्जी जो है कम ज्यादा हो रही, ठीक है ना। जब हम पिस्टन कम कर देंगे तो गैसियस मॉलिक्यूल कॉम्प्रेस्ड हो जाएंगे, बराबर ना। तो अ सिस्टम दैट कैन एक्सचेंज ओनली एनर्जी, किसका एक्सचेंज हो रहा है इसमें, एनर्जी का, एनर्जी कम ज्यादा हो रही ना, वर्क हो रहा है इस पर, ठीक है, बट नॉट मैटर, लेकिन मैटर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, विथ इट्स सराउंडिंग कॉल्ड एज क्लोज सिस्टम, ठीक है ना। अब आइसोलेटेड सिस्टम देखिए, इसका एग्जांपल है हॉट टी इन थर्मास, हॉट टी इन थर्मास, है ना। ध्यान से देखिए आप, अच्छा एग्जांपल है कि हमने गर्म चाय को थर्मास में ले ली और वो कंटेंट, ये क्या था, ये था सर इंसुलेटिंग, है ना। अब हॉट टी थर्मास, गर्म चाय को हमने थर्मास में ले लिए तो कंटेनर क्या है, इंसुलेटिंग है। तो देखो ना आपने, क्या चाय जो है अगर हम गर्म चाय को थर्मास के अंदर रखेंगे, है ना, और उसके साइड से क्या रहता, प्लास्टिक का कवर रहता, थर्मास बोले तो, है ना, अंदर से स्टील बॉडी रहेगी, तो क्या होगा उसमें, क्या एनर्जी का, एनर्जी जो है, हीट जो है उसमें से बाहर नहीं आती, नहीं सर। और मैटर, है ना, मैटर में भी कोई चेंजेस नहीं होता, चाय जितनी है उतनी रहने वाली है, बराबर। मीन्स ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है, किसके साथ में, सराउंडिंग के साथ में, हॉट इन थर्मास, है ना। अ सिस्टम दैट कैन, अ सिस्टम दैट कैन नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी, बराबर है ना, अ सिस्टम दैट कैन नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर with its surrounding, with its surrounding called as, क्या बोलेंगे इसको, आइसोलेटेड सिस्टम। मतलब ऐसा सिस्टम जिसमें ना ही तो एनर्जी का एक्सचेंज होता है और ना ही मैटर का एक्सचेंज होता है विथ इट्स सराउंडिंग। तो एग्जांपल बहुत सिंपल है, हॉट टी इन थर्मास, अगर हम गर्म चाय को थर्मास में लेंगे तो देखो आपने कि उसमें से हीट बाहर नहीं आती, बराबर, मतलब किसका एक्सचेंज नहीं हो रहा, एनर्जी का। और मैटर मतलब चाय जो है ये गर्म रहती, मीन्स यहाँ पर अमाउंट ऑफ मैटर में कोई चेंजेस नहीं आ रहा, है ना। द सिस्टम दैट कैन नाइदर एक्सचेंज ऑफ एनर्जी नॉर मैटर विथ इट्स सराउंडिंग, है ना, कॉल्ड एज आइसोलेटेड सिस्टम, ठीक है। ये समझ में आएगा आपको, चलिए नोट कीजिए, बाय।